नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, टॉप 50 क्वेश्चंस और ये इसका भाग 1 है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं और साथ ही साथ इसकी आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से छू सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि 1 नवंबर 1958 को किस शहर में उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर था, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा है? ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है, अब ज़रा इस क्वेश्चन में गौर करिएगा। लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पर महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र था उसे पढ़ा है? महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था, ये वाला जो आप शहर देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये है प्रयागराज, ठीक है? ये है प्रयागराज और इसी प्रयागराज में महारानी विक्टोरिया के द्वारा घोषणा पत्र पढ़ा गया था 1858 में, ठीक है? और यही इलाहाबाद है, इस इलाहाबाद में अ, जहाँ पर लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था और यही 1857 की क्रांति के बाद जब क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं, तो इसी इलाहाबाद में 1923 में 1923 में एक स्वराज पार्टी का भी गठन होता है, ठीक है? स्वराज पार्टी का भी गठन होता है। ये गठन किया किसने था? याद रखिएगा, ये गठन किया था मोतीलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू और किसने किया था? और किया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है। मोतीलाल नेहरू से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के क्या बने थे? तो मोतीलाल नेहरू को सचिव बनाया गया था और ये जो चित्तरंजन दास थे, ये इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। आप समझ पा रहे हो? और ये जो स्वराज पार्टी बनी थी इलाहाबाद में, इसके जो भी सदस्य होते थे, इन सदस्यों को प्रो चेंजर्स कहा जाता था। प्रो चेंजर्स कहा जाता था। ठीक है? हाँ। तो ये जितने भी मेंबर्स होते थे स्वराज पार्टी के, इनको प्रो चेंजर्स यानी कि परिवर्तनवादी समूह के सदस्य कहा जाता था। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1958 को किस शहर में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था? तो ये है इलाहाबाद और इलाहाबाद में ही स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था और 1923 में मोतीलाल नेहरू को इसका सचिव बनाया गया था और चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इलाहाबाद मैप में कहाँ है? तो ये वाला जो क्षेत्र आपको देख पा रहे होंगे, ये है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। आजकल इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। ठीक है? हाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो दूसरा। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? आइए इसको देख लेते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, फैजाबाद कहाँ पर यहाँ पर अगर हम मैप में देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये है लखनऊ और ये वाला क्षेत्र है बाराबंकी और बाराबंकी से ठीक जब आप नीचे की तरफ आते हो, ये वाला क्षेत्र, ध्यान से देखो। ये आजकल अयोध्या कहा जाता है इसे, है ना? ये वाला क्षेत्र है अयोध्या, ठीक है? तो फैजाबाद से कौन कर रहा था क्रांति का नेतृत्व? फैजाबाद फैजाबाद से कर रहे थे, इनका नाम है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ लियाकत अली कहाँ से कर रहे थे नेतृत्व? 1857 की क्रांति का। लियाकत अली 1857 की क्रांति का कर रहे थे इलाहाबाद से, ठीक है? ये इलाहाबाद से नेतृत्व और ये जो गजाधर सिंह हैं, गजाधर सिंह कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे गोरखपुर से, ठीक? और देवी सिंह कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे मथुरा से। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, इसलिए आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ तात्या जी की, तात्या टोपे, तो ये कहाँ से कर रहे थे? ये कर रहे थे कालपी से, ठीक है? हाँ, तो तात्या टोपे कालपी से, देवी सिंह मथुरा से देवी सिंह और गोरखपुर से गजाधर सिंह। साथ ही साथ एक ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाला तो ये आपका सहारनपुर हो गया। सहारनपुर के बाद ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, ये है मुजफ्फरनगर, ठीक है? और मुजफ्फरनगर से जब आप नीचे आओगे तो ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखेगा, ये क्या है? मालूम है आपको? ये है मेरठ, ठीक? और मेरठ से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? उसी समय 1857 की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ थे कदम सिंह, ठीक है? यहाँ से थे कदम सिंह, ठीक है? तो ये सारी बातें आप याद रखोगे। 1857 की क्रांति के समय उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? याद रखिएगा फैजाबाद से कर रहे थे मौलवी, हाँ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। तीसरा दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
अपने साम्राज्यवादी प्रसार के क्रम में किस वर्ष अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और आरोप लगा के उसे ब्रिटिश साम्राज्य में उसे विलय कर लिया, उसका विलाप कर लिया नहीं, विलय कर लिया, ठीक है? यानी कि उसे मिला लिया था। बताओ मुझे, कौन-सा था ये? ये जो अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, ये कब लगाया था? ये लगाया था 1856 में, ठीक है? एक अंग्रेज इनके दरबार में रहता था, यहाँ के जो नवाब थे अवध के, उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। और ये जो नवाब वाजिद अली शाह थे, इन्हीं के दरबार में एक अंग्रेज रहा करता था, जिसका नाम था जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम। और एक षड्यंत्र के तहत जेम्स आउटरम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की और उसी रिपोर्ट में ये हवाला दिया गया था कि अवध का प्रशासन नवाब वाजिद अली शाह जी से ठीक से संभल नहीं रहा है। तो इसी रिपोर्ट का एक आधार बनाया लॉर्ड डलहौजी ने और उसने हड़प नीति के तहत अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो यहाँ फिर एक क्रांति भड़क जाती है और ये नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल और इनके पुत्र, उस समय पुत्र इनका काफी छोटा था, ब्रिटिश कादिर। और ये जो फैजाबाद की अभी हमने आपको अ, विद्रोही बताया है, इनका नाम मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो अहमदुल्ला शाह ने इनका काफी साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति फिर यहीं से एक बेस बनाती है अवध में। तो नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया था और नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार के इनको भेज दिया गया था कलकत्ता, निर्वासित कर दिया गया था, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा 1856, ठीक है? जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के साथ गवर्नर उस समय कौन था? डलहौजी था। और बेगम कौन थी? हजरत महल। बेटा क्या नाम था? बेटा का नाम था बिरजिस कादिर। ये भी क्वेश्चन पूछा गया एक बार, बिरजिस कादिर, ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया गया है, तीसरा तो कर लिया हमने, चौथे में आओ। क्वेश्चन नंबर चौथे में दिया गया है कि 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत किस तिथि को उत्तर प्रदेश की मेरठ छावनी के सैनिक विद्रोह से प्रारंभ हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी से सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, कौन सी तारीख को ये प्रारंभ हुआ था? तो ये पूछा है आपसे, ठीक है? ये प्रारंभ हुआ था 1857 में, 10 मई की तारीख थी और यहीं से शुरुआत हुई थी, ठीक? यहीं से शुरुआत हुई थी 1857 की क्रांति को। और देखते ही देखते देखते जो भारतीय सैनिक थे, जो अंग्रेजी सेना में थे, अब वो नाराज हो चुके थे। वो देखते ही देखते 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पर इन्होंने कब्जा कर लिया और दिल्ली में जो राजा था वहां का, जफर, उसको अपना नेता घोषित कर दिया था। कारण क्या था? मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के आसपास जब मैंने पढ़ाया था, तो उसमें कारतूस में सुअर की चर्बी का होना, गाय की चर्बी का होना, एक तरह से लुब्रिकेंट का इस्तेमाल जो होता था, वहां पर चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है? और अ, और भी कई सारे कारण थे, जैसे अंग्रेजों की हड़प नीति एक प्रमुख कारण था। अंग्रेजों की शोषण परक नीति, वो भी एक कारण था 1857 की क्रांति के विद्रोह को उकसाने के लिए, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, वो हो जाएगा 10 मई 1857। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है कि अ, निम्नलिखित, ये क्या लिखा है भई? पंक्ति लिखा है ये। ये लिखा है पंक्ति, ठीक है? निम्नलिखित पंक्ति किस क्रांतिकारी से संबंधित है? और ये पंक्ति है, वहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बोली जाती है रानी लक्ष्मीबाई के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई, जो जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था, आप यहाँ पर देखो इस मैप को, ये जो आपको छोटा-सा क्षेत्र दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के मैप में, ये वाला एरिया, इसे कहा जाता है वाराणसी। और ये जो इसके ठीक बगल में यानी लेफ्ट हैंड साइड में है, ये है भदोही, ठीक है? तो ये जो वाराणसी है, यहीं पर रानी का जन्म हुआ था, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? इनका जन्म जो हुआ था, वो हुआ था वाराणसी में, ठीक? और इनके जो बचपन का नाम था, वो क्या था? वो था मणिकर्णिका। लोग प्यार से इनको मनु कहते थे, मनु बुलाते थे। पति का नाम था इनका गंगाधर राव और पुत्र था दामोदर। और इनका जो निधन हुआ था, ठीक है? इनका जो निधन हुआ था महारानी लक्ष्मीबाई का, वो ग्वालियर में अंग्रेज एक था, वो पीछा करते हुए पहुंचा था इनको और उसका नाम था यूरोज। तो ये कुछ फैक्ट हैं महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो निम्नलिखित पंक्ति किस क्रांतिकारी से संबंधित है? वो क्रांतिकारी हैं लक्ष्मीबाई। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठे में कह रहा है कि कंपनी ने आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? कंपनी ने आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से
चौथी प्रेसिडेंसी की स्थापना कब की? इस क्वेश्चन में बहुत डाउट है, बहुत डाउट है। मैंने कई जगह इसको सर्च किया था, फिर अंततः मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ 1835 में। यहाँ पर मैं क्यों पहुंचा हूँ? क्योंकि कई सारे, आप विकिपीडिया में देखिए, वहां पर अपना अलग दिया गया है। मैंने कई सारी ऑथेंटिक किताबें जो मैं पढ़ रहा हूँ, उन पे भी मैंने चेक किया, तो कहीं कहीं 1836 लिखा हुआ है। मुझे 1836 भी मिला। विकिपीडिया में मैं गया तो मुझे 1833 या 34, 1834 मिला था। फिर अंततः मैं गया आगरा, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट में। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो आगरा जिले की वेबसाइट है, उसमें 1835 दिया गया है। तो याद रखिएगा, हमें 1835 ही मानना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल साइट में दिया हुआ है वो 1835 है। ठीक है, हाँ, इसे याद रखो। और भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी ये फैजाबाद थी पहले। ठीक है, फैजाबाद थी। फैजाबाद से ये लखनऊ कब हुई? कौन सा नवाब था जिसके शासनकाल में फैजाबाद से लखनऊ लाई गई थी? इसका नाम है आसफ उद दौला। क्लियर बात? आसफ उद दौला का अगर आप कार्यकाल देखोगे तो 75 से लेकर, यानी 1775 से लेकर 1700 लगभग 97 तक इसका कार्यकाल आपको मिलता है। ठीक है, तो आसफ उद दौला के ही कार्यकाल में फैजाबाद से लखनऊ ट्रांसफर करी गई थी राजधानी। वहीं अगर हम अंग्रेजी प्रशासन की बात करें, तो अंग्रेजी प्रशासन में 1836 से आगरा थी इसकी राजधानी, 1858 से इलाहाबाद बन गई थी, और 1920 से अपनी राजधानी लखनऊ ट्रांसफर हो गई थी। तो ये डेट आप याद रखो। किस नवाब के शासनकाल में फैजाबाद से लखनऊ आई थी? तो होगा आंसर आसफ उद दौला। ठीक है, किस कौन सा वर्ष था जिस वर्ष लखनऊ को स्थायी रूप से राजधानी के तौर पर घोषित कर दिया गया? वो था 1935 में, पूर्णतया यानी स्थायी रूप से घोषित किया गया था, लेकिन आंशिक रूप से 1920 में लखनऊ को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इलाहाबाद को कब बनाया गया था? 1858 में। ठीक है, तो ये सारे के सारे कुछ फैक्चुअल डेटा हैं जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखो। उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ पर किया गया? तो उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन जो हुआ था, उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन, ठीक है, पहला सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था दरअसल 1907। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये कब कब से कब तक हुआ था, यानी ये कब हुआ था? 1907 से 1908 में हुआ इसकी हमें जानकारी मिलती है। और ये पहले कहाँ हुआ था? ये पहले हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, और इलाहाबाद में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल मोतीलाल नेहरू साहब। ठीक है, मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और इसके बाद फिर ये यही अधिवेशन होता है, यानी यही सम्मेलन होता है 1909 में। 1909 में ये आगरा में सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और आगरा में प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन हुआ। तो ये आप याद रखने के लिए आप लिख सकते हो, प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन। ठीक है, चूंकि प्रदेश कांग्रेस का दूसरा सम्मेलन आगरा में हुआ, तो इसका भी कोई ना कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके भी अध्यक्ष बने थे मोतीलाल साहब, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इसका एक अधिवेशन हुआ था 1920 में, और ये हुआ था मुरादाबाद में। मुरादाबाद में, अच्छा, मुरादाबाद में जब ये सम्मेलन हुआ था, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन था ये, और यहीं पर गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि गांधी जी ने असहयोग प्रस्ताव वहां पे पेश किया था, किस उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में? तो याद रखिएगा, मुरादाबाद के। ठीक है, यहीं पर यहीं पर गांधी जी ने सहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया था। असहयोग प्रस्ताव स्वीकार किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन एक बार फिर देखो, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है, आंसर हो जाएगा पहला। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। प्रयाग प्रशस्ति लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त के समय मथुरा के नागवंश का राजा कौन था? मथुरा के नागवंश का राजा कौन था, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले तो आप ये बताओ मुझे, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, प्रयाग प्रशस्ति लेख, ये किसने लिखा था? ये एक समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त का एक था दरबारी कवि। ठीक है, और इस दरबारी कवि का नाम था हरिशेन। तो हरिशेन के द्वारा लिखित हुआ था ये लिखा लिखा गया था। और इसमें एक जानकारी मिलती है, इस प्रयाग प्रशस्ति लेख से इसमें जानकारी ये मिलती है कि जो आर्यावर्त है उस समय का, आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था। 9 शासकों को हराया था किसने?
ये हराया था समुद्रगुप्त ने। आर्यावर्त के 9 शासकों को हराया था, जिसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, तो वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, उस समय जो आर्यावर्त के शासक हराए गए थे, उसमें उत्तर प्रदेश का एक शासक था कौशाम्बी का। कौशाम्बी का शासक था जिसका नाम है रुद्रदेव, ठीक है? एक शासक था बुलंदशहर का, बुलंदशहर का इसका नाम था मत्तिल, मत्तिल, ठीक है? एक शासक था मथुरा का, मथुरा में उस समय नागों का शासन था, तो इसका नाम था गणपति नाग, गणपति नाग, इसे भी हराया था। और बरेली की अगर हम बात करें, जो पांचाल महाजनपद के अंतर्गत उस समय आता था, तो जो बरेली से जो राजा था उसका नाम था अच्युत। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि समुद्रगुप्त ने बरेली के किस शासक को हराया था। तो अभी तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नागवंश के किस राजा को हराया था, आंसर होगा गणपति नंद, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अब हम लोग चलते हैं, ये 8वां हो गया, अब हम लोग 9वें में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो क्वेश्चन 9वें में क्या दिया है, 9वें में दिया है कि मौखरी वंश के उस शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली मगध को भी अपने अधीन कर बैठता है। तो मौखरी वंश का वो शासक कौन था? मौखरी वंश का जो मौखरी वंश है, ठीक है, उस शासक का नाम बताइए जो शक्तिशाली मगध को भी जीत लेता है। तो ये मौखरी वंश के शासक आए कहाँ से? दरअसल जो गुप्त के सामंत थे ना, गुप्तों के सामंत, जब गुप्त कमजोर पड़ने लगे थे, गुप्त वंश के शासक जब कमजोर आने लगे, कई सारे जो गुप्तों के सामंत थे, जो इनके अधीन कार्य कर रहे थे, जो इनके अधीन सत्ता संभालते थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें गुप्तों के सामंतों की ही जानकारी मिलती है कि वो उन्होंने ही मौखरी वंश की स्थापना करी थी। और ये जो मौखरी वंश है, हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिली? हमें इसकी जानकारी मिलती है 2 अभिलेखों से। एक तो है हरहा अभिलेख, ठीक है? एक तो हरहा अभिलेख है। हरहा अभिलेख कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ये है बाराबंकी में, ठीक है? और एक और हमें जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, इसका नाम है सोहनाग, सोहनाग का अभिलेख, ठीक है? ये सोहनाग का अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए, आंसर याद रखो, देवरिया, ठीक है? हरहा अभिलेख है बाराबंकी में और सोहनाग का अभिलेख है देवरिया में। और इन्हीं अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है कि कोई एक मौखरी वंश था। और ये मौखरी वंश कहाँ से आया था? यही गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त कमजोर पड़ने लगे, तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित करना शुरू कर दिया, ठीक है? और इसी हरहा अभिलेख से हमें एक जानकारी और मिलती है। क्या मिलती है? इसी हरहा अभिलेख में हमें 4 मौखरी वंश के राजाओं के नाम मिलते हैं। तो 4 राजाओं के हमें नाम मिलते हैं। कौन-कौन से हैं? अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें हरिवर्मा का नाम, हरिवर्मा। फिर हमें नाम मिलता है आदित्य वर्मा का। फिर हमें नाम मिलता है ईश्वर वर्मा का, ठीक है? ईश्वर वर्मा। और हमें मिलता है नाम ईशान वर्मा। तो ये सारे के सारे जितने भी राजा हैं, ये सारे राजा हैं मौखरी वंश के। और इसमें शक्तिशाली एक शासक था, शक्तिशाली एक राजा था जिसका नाम था सर्ववर्मा। इन्हीं के बाद आता है सर्ववर्मा, और ये इतना शक्तिशाली था इसने मगध को भी जीत लिया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 9वां। अब आइए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां, कन्नौज के लिए हुए त्रिकोणीय संघर्ष में किस राजवंश ने भाग नहीं लिया? कन्नौज के लिए जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था, उसमें किस राजवंश ने भाग नहीं लिया था? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो एक बात समझो, ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष था, त्रिकोणात्मक संघर्ष, ये किसके लिए हो रहा था? ये हो रहा था कन्नौज के लिए, ठीक है? त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज के लिए हो रहा था। त्रिकोणात्मक मैंने क्यों बोला? क्योंकि 3 शक्तियाँ लड़ रही थी इसमें। कौन-कौन सी? पहली थी पाल वंश, दूसरी शक्ति इसमें थी प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार भी कई सारी किताबों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और तीसरी जो शक्ति थी, वो थी राष्ट्रकूट। हालाँकि राष्ट्रकूट जानबूझकर नहीं कूदते थे, वो अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए जब उत्तर भारत की ओर आते थे, तो उत्तर भारत में ये दो वंश लड़ रहे थे, पाल वंश और प्रतिहार वंश। ये दोनों कन्नौज की सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे। और जब राष्ट्रकूट शासक ऊपर आते हैं अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पर वो कूद जाते हैं। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो जाता है। अब इस त्रिपक्षीय संघर्ष में, हाँ, कन्नौज बेचारा बीच में फँस जाता है। तो कन्नौज किसे मिलेगा? अंतिम रूप से जो विजय मिली थी, अंतिम रूप से जो विजय मिली थी, वो किसे मिली है? वो मिली है गुर्जर प्रतिहारों, ठीक है? हाँ, इसके बाद जब इनका पतन हो जाता है, गुर्जर प्रतिहारों का भी जब पतन हो जाएगा, तो फिर कन्नौज पर नया राजवंश आता है, वो राजपूतों का राजवंश होता है, जैसे चंदेल और गढ़वाल, या हम कहें गहड़वाल। इन राजपूत राजाओं का इस पर कब्जा हो जाता है कन्नौज पर, ठीक है?
तो याद रखिएगा कन्नौज में जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था उसमें गुप्त शामिल नहीं थे। क्लियर है बात? कन्नौज संघर्ष यानी कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष को और अधिक डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उत्तर प्रदेश के इतिहास के डिटेल से जो लेक्चर्स हैं डिटेल में मैंने उनको कवर किया है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है कि मिहिर भोज किस राजवंश का शासक था जिसके बारे में हमें ग्वालियर अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मिहिर भोज कहाँ का था? ये जो मिहिर भोज था, मिहिर भोज, ये था प्रतिहार का। प्रतिहार बोले तो गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? ये गुर्जर प्रतिहारों का गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित था। और ये जो मिहिर भोज है इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या बता सकते हो? इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से। क्लियर बात? हाँ। और ग्वालियर अभिलेख में ही मिहिर भोज के जितने भी विजय हुए हैं यानी कि विजयों का वर्णन कहाँ मिलता है हमें? मिहिर भोज के विजयों का वर्णन हमें मिलता है ग्वालियर अभिलेख से। ठीक है, तो ये बातें याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, अब नेक्स्ट देखो 12। ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, इसका नाम है बहू बेगम का मकबरा कहा जाता है इसे, ये कहाँ पर है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है आपसे ये पूछा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में है ये है फैजाबाद में। ठीक है। अब ये बहू बेगम कौन है, आओ जरा इनको इनके बारे में जान लेते हैं। बहू बेगम, हालांकि अवध के इतिहास में मैंने आपको बताया है। अवध में एक नवाब था जिसका नाम है शुजा उद दौला। शुजा उद दौला, ये शुजा उद दौला की पत्नी थी। ठीक है। और अवध का एक नवाब था जिसका नाम है आसफ उद दौला। आसफ उद दौला। तो ये आसफ उद दौला की माँ थी, यानी कि जो बहू बेगम थी वो शुजाउद्दौला की पत्नी और आसफ उद दौला की माँ थी। तो बताओ मुझे शुजाउद्दौला और आसफ उद दौला आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, खूनी संबंध बताइए। और इसी बीच हमें एक नाम और मिलता है, इनका नाम है बुर्रा बेगम। ये कौन है? दरअसल इनके नाम हमें मिलते कहाँ पर हैं? इनके नाम हमें मिलते हैं फैजाबाद समझौते में। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1775 में फैजाबाद का समझौता हुआ था। और वो जो समझौता था उसमें अंग्रेजों ने वादा किया था कि ये बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन आगे चल के अंग्रेजों की नीयत बदल गई थी और उन्होंने इनकी संपत्ति को भी हड़पना शुरू कर दिया था। तो वहां से ये दोनों हमें नाम मिलते हैं, बहू बेगम का नाम और गुर्रा बेगम का नाम। ये जो गुर्रा बेगम थी ये कौन थी? ये सफदर जंग की पत्नी थी। अवध का उस समय एक नवाब था सफदरजंग। ये सफदरजंग की पत्नी थी। ठीक है। और सफदरजंग की पत्नी थी। और इसके बाद अगर मैं आसफ उद्दौला की बात करूं तो 2 पीढ़ी के बाद आसफ उद्दौला आए। तो आसफ उद्दौला की ये दादी थी। ठीक है। आसफ उद्दौला की दादी ये बुर्रा बेगम थी और इनका नाम हमें कहाँ मिलता है? फैजाबाद की संधि में, जब अंग्रेजों ने इन्हें धोखा दिया था। ठीक है। हाँ, चूंकि बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों ने ही दी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर, हाँ, 12 हमने देखा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अवध के नवाब ने जो राजधानी फैजाबाद थी, फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी। फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी, मैंने अभी आपको बताया था एक क्वेश्चन में। क्या बताया था? एक नवाब था, इसका नाम है आसफ उद दौला। ठीक है। आसफ उद दौला, ये लगभग 1775 से लेकर 1797 तक गद्दी पर बैठता है, यानी लखनऊ का नवाब रहता है। और इसी के समय में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जैसे इसके समय में एक घटना ये घटी है कि जो राजधानी थी, राजधानी का परिवर्तन हुआ। कहाँ से कहाँ चली गई राजधानी? राजधानी गई फैजाबाद से लखनऊ। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अच्छा, ये तो फैजाबाद से लखनऊ चली गई। इसके ही शासनकाल में हुई थी फैजाबाद की संधि। फैजाबाद की संधि हुई कब हुई? 1775 में हुई। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? इसी के शासनकाल में आप जब लखनऊ जाओगे तो वहां बड़ा इमाम बाड़ा मिलेगा। 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा, इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ। ठीक है। बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण हुआ। दरअसल इमाम बाड़े का निर्माण जो हुआ था वो मुहर्रम पर्व को मनाने के उपलक्ष्य में हुआ था। ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि किस अवध के नवाब के शासनकाल में राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी गई थी? इसका नाम है आसफ उद्दौला। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
कि 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस जनपद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया? किस जनपद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपसे ये पूछा गया है। तो आप बता दीजिए कि ये जो जनपद है इलाहाबाद, इसे अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है? इलाहाबाद दरअसल 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो सिपाहियों की संख्या थी, वो अवध से सबसे ज़्यादा थी। आप इसको ऐसे समझो, सपोज़ करो ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है? मैप मैंने रखा है और इसी उत्तर प्रदेश से जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में जो सिपाहियों ने भाग लिया था, सिपाही, वो सबसे ज़्यादा यहीं के थे, सबसे ज़्यादा यहाँ के थे। और तभी आप देखोगे कि जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हो जाती है, एक अधिनियम आता है ब्रिटेन से 1858 का अधिनियम, वो जो भारत शासन अधिनियम था 1858, उसमें अ, कई सारे फेरबदल किए गए थे। जैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद समाप्त कर देना, वायसराय ऑफ इंडिया का पद ले आना, ठीक है? और इसके अलावा भी कई सारे परिवर्तन किए गए और जो अ, 1858 यानी 1857 के बाद का जो सिनेरियो था, उसमें अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश की ओर यानी अवध प्रांत की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। तो यहाँ फिर क्रांतिकारी आंदोलन का विस्फोट होना शुरू होगा। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने किस जनपद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? आंसर होगा इलाहाबाद, ठीक है? हाँ, और लगभग नवंबर 1900 सॉरी 1858 की बात है। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी की घोषणा भी पढ़ी थी। महारानी की घोषणा क्या थी 1858 में? वही घोषणा कि आपके यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। आपके यहाँ ब्रिटिश क्राउन का शासन रहेगा। अब महारानी आपके शासन को सीधे हैंडल करेंगी और आप जो भी माँगे मान रहे हैं, जो भी आपकी माँगे हैं, महारानी उन पर हाँ उन माँगों को पूरा करेंगी। तो ये सारा घोषणा पत्र था, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया आपका 15। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में किसने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी? किसने देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी? आपसे ये पूछा है। तो एक बात समझो, 1867 में देवबंद में सहारनपुर में है, देवबंद में एक स्कूल की स्थापना हुई। ध्यान देना, स्कूल की स्थापना हाँ, स्थापना हुई। 1 मिनट में इसको इरेज़ ही कर देता हूँ, बड़ा होच-पोच हो रहा है। स्कूल की स्थापना हुई, ठीक है? और दारुल उलूम से ये लोकप्रिय हुआ था और इसकी जो स्थापना करी थी देवबंद में, देवबंद आंदोलन की, उसमें 2 शख्स थे। एक थे मोहम्मद कासिम ननौतवी और एक शख्स और था जिसका नाम है रशीद अहमद गंगोही, ठीक है? रशीद अहमद गंगोही। तो याद रखिएगा देवबंद में एक स्कूल की स्थापना हुई थी। ये दारुल उलूम से लोकप्रिय हुआ था, दारुल उलूम नाम से। वो कब हुई थी? 1867 में। और देवबंद आंदोलन की स्थापना किसने करी थी? ये नींव किसने डाली थी? ननौतवी और गंगोही ने। तो आंसर होगा कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही। ये दोनों ही सही है आपके, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कहा गया है कि 1916 में कांग्रेस की बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। तो इसकी बैठक कहाँ हुई थी? ये पूछ रहा है आपसे। इसकी बैठक जो हुई थी 1916 में, 1916 में हुई थी इसकी बैठक लखनऊ में। अब एक बात समझो, लखनऊ की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मैप में, ये वाला एरिया, ये लखनऊ है, ठीक है? और लखनऊ में आप 2-3 बातें याद रखो, बातें ये हैं कि 1899 में आरसी दत्त की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक हुई थी लखनऊ में, ठीक? फिर कहाँ हुई? 1916 में फिर मैंने ये लिखा है 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है लखनऊ में, किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजूमदार की, ठीक है? और इसके बाद एक बात और याद रखो 1936 में फिर कांग्रेस की बैठक होती है लखनऊ में। तो लखनऊ में 3 बैठकें हो रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की और ये जो 1936 वाली बैठक है, ये हुई थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। ठीक है? हाँ, 1916 में हुई, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। 1899 में हुई, आरसी दत्त इसके अध्यक्ष थे और 1936 में हुई, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा 1916 में जो भी बैठक हो रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसके अध्यक्ष हैं मजूमदार साहब। तो ये बैठक हो कहाँ पर रही है? ये बैठक हो रही है लखनऊ में। ठीक है? बात समझ पा रहे हो आप हमारी?
हाँ, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 18। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? बात वाराणसी की कर लेते हैं। 1791 में स्थापित हुआ था जोनाथन डंकन। ठीक है, जोनाथन डंकन की जोनाथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी। और ये हिंदू कानून, हिंदू दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए ये संस्कृत का महाविद्यालय था। और एक बात यहाँ से याद रखो, इसके आपसे पहले गुरु पूछ सकते हैं। पहले इसके गुरु या पहले इसके अध्यापक कौन थे? याद रखिएगा, पंडित काशीनाथ। पंडित काशीनाथ, एक मिनट, मैं इसको इरेज ही कर देता हूँ। इसके अध्यक्ष थे पंडित काशीनाथ। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, हाँ 19। 19 में क्या कह रहा है? 19 में कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था? कहाँ पर किया गया था चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन? तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, मैं इसको इधर ले आता हूँ। ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला एरिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, ये है बलिया। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है बलिया। और उसके ऊपर देवरिया, उसके ऊपर कुशीनगर, उसके ऊपर महाराजगंज। तो ऐसे करके ये सारे के सारे जिलों का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो बलिया है ना, बलिया, ध्यान दो, इस बलिया में समानांतर सरकार का गठन हुआ। समानांतर सरकार का हुआ गठन किसने किया? ये शख्स था चित्तू पांडे। ठीक, ये जो चित्तू पांडे था, ये था कौन? दरअसल ये एक गांधीवादी नेता था। गांधीवादी नेता था। और अ, इसके कुछ साथी भी थे जो इस काम में इसका सहयोग दे रहे थे। और इसके साथी थे, इनका नाम मिलता है हमें इतिहास की किताबों में, जगन्नाथ सिंह। और एक का नाम हमें मिलता है परमात्मा परमात्मानंद सिंह। ठीक है, हाँ। और चित्तू पांडे को कहा जाता है स्वराज न्यायाधीश। स्वराज न्यायाधीश, इनको मान्यता दी गई थी। तो ये चित्तू पांडे ने सारा का सारा काम किया था। कहाँ किया था? उत्तर प्रदेश के बलिया में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो नंबर 20वां देखो, 1937 की प्रांतीय मंत्री परिषद में वित्त और राजस्व विभाग किसके पास था? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि वित्त और राजस्व विभाग किसके पास था? वित्त और राजस्व विभाग था आपके रफी अहमद किदवई के पास। इनके पास था वित्त विभाग। ठीक है, और ये जो कैलाश नाथ काटजू है ना, इनके पास क्या था? इनके पास था न्याय, कृषि और पशुपालन। ये विभाग था इनके पास। विजय लक्ष्मी पंडित जी के पास क्या था? विजय लक्ष्मी पंडित जी के पास था स्थानीय प्रशासन। और क्या था? और था स्वास्थ्य। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत ये तो हमारे मुख्यमंत्री बन गए थे उस समय 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत जो चुनाव हुए थे, और उस समय ये बन गए थे मुख्यमंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी की सारी बातें। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं हम लोग 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। ठीक है, अच्छी बात है। डलहौजी ने किस वर्ष अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया और नवाब को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? कलकत्ता में भेज दिया। तो ये पूछ रहा है आपसे कि भाई कलकत्ता में भेज दिया इनको, तो मुझे ये बताओ कि किस वर्ष मिलाया था? ये मिलाया था 1856 में। ठीक है, किसकी रिपोर्ट में मिलाया था? किसकी रिपोर्ट को आधार बनाया गया था? याद रखिएगा, जेम्स आउटरम। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जो बेगम हजरत महल हजरत महल ने विद्रोह किया, और इन्होंने अपने बेटे, इनका नाम था बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर, इसको, हाँ, अवध का नवाब घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मिशन था हजरत महल जी का, ये सारा का सारा फेल हो गया था। क्योंकि अ, हड़प नीति के तहत मिला तो लिया ही गया था, और विद्रोह को दमन भी कर दिया गया था। 1857 की क्रांति में जो लखनऊ का विद्रोह हो रहा था। और फिर हजरत महल यहाँ से चली जाती हैं नेपाल की तरफ, पलायन कर जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, किताबों में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। तो ये जो अवध है, अवध एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे डलहौजी ने, जो डलहौजी की हड़प नीति थी कि आपके पास अगर आपका स्वयं का पुत्र नहीं है, आपने अगर गोद लिया हुआ बच्चा है, वो अगर गद्दी पर बैठा रहे हो, तो फिर उसे बैठाने की अनुमति नहीं थी डलहौजी की तरफ से। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा डलहौजी की हड़प नीति थी, इसे 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। डलहौजी की हड़प नीति पढ़ाएँगे तब आपको बताएँगे। इसमें जो 3 कैटेगरी थी राज्यों की,
तो हर एक राज्य में अगर आप गोद लेते हो, तो इसमें कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर आप बच्चे को गोद ले सकते हो, उसे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हो। लेकिन एक कैटेगरी राज्य की ऐसी थी जिस जो जो राज्य अंग्रेजों ने ही उसे उत्पन्न किया था। तो अंग्रेज कहते थे उस राज्य में हम अधिकार नहीं देंगे देंगे कि कोई भी बच्चा गोद लिया जाए। अर्थात मान लो ये कोई राजा है, ये इस राज्य में राज्य कर रहा है। तो अंग्रेज कहते थे कि ठीक है, आप राज करिए। जब तक आप हो, आप इस राज्य में राज करिए, लेकिन आपकी अगर संतान नहीं है, तो फिर आपके मरने के बाद ये पूरा का पूरा जो राज्य होगा वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। लेकिन एकमात्र उदाहरण अवध का ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो हड़प नीति के उसूल थे, बच्चे को गोद लेने वाले सिस्टम थे, वो सारे के सारे फेल हो गए थे। और यहाँ पर उसने अवध में कुशासन का आरोप लगवाया था जेम्स आउटरम साहब से। एक गलत रिपोर्ट बनवाई, उस रिपोर्ट के आधार पे डलहौजी ने इसे अपनी अंग्रेजी सत्ता में मिला लिया था। ठीक है? हाँ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। पूरा पाषाण कालीन किस स्थल से लघु पाषाण उपकरणों के साथ साथ स्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है? तो कौन सा स्थल है जहां से अस्त निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है? ये स्थल है लोहंदा नाला। ठीक है, लोहंदा नाला। आप समझ पा रहे हो हमारी बातें? क्लियर? लोहंदा नाला ये है कहाँ पर? ये होता है आपका प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? इसको इधर ले आते हैं। प्रयागराज ये वाला जो आप क्षेत्र देख रहे हो, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा है प्रयागराज। दरअसल लोहंदा नाला प्रयागराज में पड़ता है और प्रयागराज में मेजा तहसील में, मेजा तहसील में। ठीक है, और इसी लोहंदा नाला में अस्थि निर्मित मात्र देवी की मूर्ति मिली है। तो आंसर हो जाएगा लोहंदा नाला। ठीक है। एक यहीं पर और चर्चित रहती है घाटी जिसका नाम है बेलन घाटी। क्या बता सकते हो बेलन घाटी का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है? ये उत्तर प्रदेश के किन जिलों में इसका विस्तार है? ये है प्रयागराज। और कौन से जिलों में इसका विस्तार है? सोनभद्र। और कौन से जिलों में है? और है मिर्जापुर। ठीक है। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हो उत्तर प्रदेश के मैप में देखो, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा है मिर्जापुर। और यहीं से आप जो पूरा का पूरा नीचे वाला क्षेत्र देख रहे हो, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ये है सोनभद्र। ये सोनभद्र हो गया, ये मिर्जापुर हो गया और ये हो गया प्रयागराज। यहीं पर विस्तारित है बेलन घाटी। बात समझ पा रहे हो? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लोहंदा नाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 हो गया, 23 में देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखने से पहले इंक बदल लूं ताकि हाँ स्पष्ट रूप से लिख पाए। मध्य पाषाणकालीन स्थल चौपानी मांडू ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? चौपानी मांडू कहाँ है? देखो लोहंदा नाला कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है। चौपानी मांडू कहाँ है? चौपानी मांडू ये भी कहाँ है? ये भी है प्रयागराज। तो आंसर हो जाएगा प्रयागराज। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24 देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो निम्न कथन दिया गया है इस पर विचार कीजिए। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ठीक है। रामायण कथा कौशल राज्य के इक्ष्वाकु वंश से संबंधित है। ये भी सही है, इक्ष्वाकु वंश से थे भगवान श्री राम। ठीक है। जबकि महाभारत की कथा हस्तिनापुर के किस वंश से संबंधित है? ये है कुरु वंश से संबंधित। ठीक है, कुरु वंश। मुझे कमेंट बॉक्स में एक मुझे उत्तर बताइए, कुरु वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज मैंने एक भी प्रश्न नहीं पूछा है, इसका उत्तर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, 25। क्वेश्चन नंबर 25 इसमें कह रहा है कि महाजनपद काल में बांदा के आसपास का क्षेत्र चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। ठीक। ये जो महाजनपद काल था इसमें बांदा के आसपास का जो क्षेत्र था वो चेदी चेदी महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? तो बांदा मैप में कहाँ है? आप मुझे बताओ। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये झांसी है। ठीक है। झांसी के बाद ये वाला महोबा क्षेत्र हो गया। और जो ये बड़ा सा क्षेत्र है ना, ये वाला एरिया, इसको देखो ध्यान से। ये वाला जो बड़ा सा क्षेत्र है ये है बांदा। ठीक है। और यहीं पर बांदा के आसपास का क्षेत्र अ, चेदी जनपद कहलाता था। ठीक। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इसकी राजधानी क्या है चेदी की? तो चेदी की जो राजधानी है वो है शुक्तिमती या सोथीमती भी कई सारी किताबों में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ क्या है? ये आपसे पूछा जाता है। याद रखिएगा। कभी-कभी एक तरफ महाजनपद और एक तरफ इनकी राजधानियाँ दे देगा, या कभी-कभी ऐसे ही सिंगल क्वेश्चंस वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो एक तरफ आप लिखो महाजनपद, महाजनपद और एक तरफ लिखो आप राजधानी। ठीक है। कौन से महाजनपद की कौन सी राजधानी थी याद होना चाहिए आपको। टेबल बना के आप लिख लो।
जो पुरु महाजनपद था, उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है। वत्स महाजनपद की मैं बात करूं अगर, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, जो आजकल प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र है। वहीं अगर मैं बात करूं कोशल महाजनपद की, इसकी राजधानी थी अयोध्या या फिर श्रावस्ती। ठीक है। हाँ, और एक महाजनपद उत्तर प्रदेश में था उस समय, मल्ल, मल्ल महाजनपद। ये जहां पर मल्ल महाजनपद, यहाँ की राजधानी क्या थी? यहाँ की राजधानी थी कुशीनगर, कुशीनगर या फिर पाबा, और यहीं से महावीर भगवान संबंधित थे। ठीक है। और एक महाजनपद था काशी, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। महाजनपद काल में एक उत्तर प्रदेश में और महाजनपद आपको देखने को मिलेगा, चेदी, मैंने अभी उसको बता दिया है, चाहो तो यहाँ पर लिख लो। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी क्या थी? शुक्तिमती, शुक्तिमती, ये बांदा के आसपास का क्षेत्र था। और एक महाजनपद आपको और देखने को मिलेगा, ये जो मथुरा आप देख रहे हो, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है मथुरा, और नीचे वाला क्षेत्र है आगरा। तो मथुरा क्षेत्र के आसपास आपको एक महाजनपद देखने को मिलता है, उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन। तो ये जो सूरसेन महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है। तो ये सारे महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, उस समय अवस्थित थे। आज इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी आज ये उस क्षेत्र में पहचाने जाते हैं कि यहाँ पर कोई एक महाजनपद था। बात समझ पा रहे हो? तो ये सारी की सारी बातें आप याद रखिएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।